नमस्कार। क्या है कहानी इस आईसीआईसीआई बैंक के स्कैम की, जिसमें बैंक की उस समय की सीईओ चंदा कोचर ने आम जनता के हजारों करोड़ रुपयों का घोटाला कर दिया। इस स्कैम की कहानी या चंदा कोचर की ही कहानी कहिए, ये एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जो आसमान की बुलंदियों पर जितनी तेजी से चढ़ती है उतनी ही तेजी से फिर रसातल में चली जाती है। देखिए, पूरा वाकया समझने के लिए हमें शुरू करना होगा 1984 से। 1984 में चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई नामक संस्था को एक मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन किया था। यह आईसीआईसीआई उस समय कोई बैंक नहीं था, यह एक वित्तीय संस्था थी जो कंपनियों को उनके प्रोजेक्ट फाइनेंस आदि में मदद करती थी। उस समय उनका इंटरव्यू लिया था केवी कामत ने, जो उस समय आईसीआईसीआई में ही थे। आगे चलकर ये केवी कामत इस देश में बैंकिंग क्षेत्र में एक बहुत बड़े नाम बन गए। खैर, समय निकलता गया। 1988 में केवी कामत ने आईसीआईसीआई छोड़ दिया और चले गए एशियन डेवलपमेंट बैंक में। अब 1993 में जब देश की इकॉनमी खुलने लगी, अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाया जाने लगा, तो आईसीआईसीआई को लगा कि अब उसे बैंक बन जाना चाहिए। देखिए, लिबरलाइजेशन का ज़माना था, नए नए बैंकों को लाइसेंस दिया जा रहा था, तो इसने भी सोचा कि चलो बैंक ही खोल लेते हैं। तो अब इस संस्था को बैंक बनाने के लिए या बैंक स्थापित करने के लिए जो एक कोर टीम बनाई गई आईसीआईसीआई में, जो खास लोगों की टीम बनी, उस टीम में चंदा कोचर को भी रखा गया। अब देखिए, यहां से शुरू होती है चंदा कोचर के ताकतवर बनने की कहानी, जिसकी परिणति अंत में भ्रष्टाचार, घोटाले, स्कैम और अंत में चंदा कोचर के गिरफ्तारी के साथ होती है। तो उस समय चंदा को उस कोर टीम का एक सदस्य बना दिया गया। 1994 में आईसीआईसीआई को बैंक खोलने का लाइसेंस मिल गया और वो हो गया आईसीआईसीआई बैंक, और चंदा कोचर बन गई उसमें एजीएम यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अब उसके 2 साल के बाद यानी 1996 में केवी कामत बैंक में वापस आ गए, आईसीआईसीआई बैंक में। वही केवी कामत जिन्होंने चंदा का इंटरव्यू लिया था और जो बाद में आईसीआईसीआई छोड़कर एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले गए थे। तो 1996 में कामत साहब वापस आ गए। वापस आते ही कामत साहब बन गए आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी बैंक के सबसे ऊंचे पद पर आ गए केवी कामत। और उसी समय चंदा कोचर बन गई केवी कामत की सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉई, कर्मचारी। आप कह सकते हैं कि ब्लू आइड गर्ल ऑफ केवी कामत। अब यहां से शुरू होती है चंदा की तरक्की की अनोखी दास्तान। यहां से चंदा कोचर तरक्की के जिस पायदान पर चढ़ी वह किसी अजूबे से कम नहीं था। 1996 में डीजीएम, फिर 2001 में बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई चंदा कोचर। यानी कि मात्र 16 साल में एक साधारण मैनेजमेंट ट्रेनी से वे बन गई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी भी बैंक में एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, कार्यकारी निदेशक जिसे हिंदी में कहते हैं। तो अब लेकिन चंदा यहां भी नहीं रुकी। 2007 में उन्हें बना दिया गया ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और 2009 में वे बन गई बैंक की सीईओ तथा मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी बैंक के शीर्ष पर सबसे ऊंचे पायदान पर आ गई चंदा कोचर। अब कहते हैं कि कई और भी प्रत्याशी थे बैंक में जो चंदा से बेहतर थे, ज्यादा निपुण थे, किंतु चंदा को ये तरक्कियां मिलती चली गई। अब ऐसा कहते हैं, लोगों का कहना है। खैर, तो 2009 में चंदा बन गई आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, और उस समय वे हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक महिला भी कही जाने लगी। किंतु अब यहां से शुरू होती है उनके भ्रष्टाचार की कहानी। अब 2009 में वीडियोकॉन ग्रुप की हालत अच्छी नहीं थी। वीडियोकॉन वही जिसने
किसी जमाने में हिंदुस्तान में पहला कलर टेलीविजन बनाना शुरू किया था। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, यही सब इस कंपनी का प्रोडक्शन था। बड़ी कंपनी थी। तो वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन थे वेणुगोपाल धूत और उनके मित्र थे दीपक कोचर। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने, वही दीपक कोचर जो इत्तेफाक से चंदा कोचर के पति हैं। अब हम यहां चंदा के पति का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार की इस पूरी कहानी में उनका बड़ा अहम एक रोल है, उनकी बड़ी अहम भूमिका है। वरना सिद्धांत के तौर पर हम यहां चंदा के पति या उनके परिवार का जिक्र नहीं करते। खैर, वीडियोकॉन ग्रुप की हालत उस समय अच्छी नहीं थी, तो वीडियोकॉन की डूबती नैया को पार लगाने के लिए वेणुगोपाल ने, उनके चेयरमैन ने एक तरकीब सोचा कि दीपक कोचर तो अपने मित्र हैं और उनकी पत्नी है चंदा कोचर, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी। तो क्यों न दीपक कोचर के माध्यम से उनकी पत्नी चंदा कोचर की मदद ली जाए, यानी क्यों न आईसीआईसीआई बैंक से बड़े बड़े लोन उठाए जाएं। अब देखिए, बैंकों की जो नीतियां यानी पॉलिसी होती है लोन देने की, ऋण देने की, उसके हिसाब से वीडियोकॉन को लोन नहीं मिलता क्योंकि वीडियोकॉन की हालत थी खराब। तो वेणुगोपाल साहब ने सोचा कि चंदा कोचर अगर कुछ हेर फेर कर दें तो लोन मिल जाएगा और जो लोन मिलेगा उसी में से कुछ कीमत अदा कर दी जाएगी। बस फिर क्या था, शुरू हो गई कहानी भ्रष्टाचार की, लालच की, घोटाले की। अब 2009 से 2011 के बीच चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया और कुल 6 लोन दे दिए वीडियोकॉन को, जो कुल मिलाकर थे लगभग 3,250 करोड़ रुपए। और इनमें से 2 लोन जो सबसे बड़े थे, उस लोन को देने के लिए जो कमेटी थी बैंक की, उसमें तो चंदा कोचर सीधे तौर पर बैठी भी थी। वैसे तो सभी लोनों में उनका सहयोग होगा ही, किंतु इस 2 में तो वे सीधे कमेटी में बैठी थी। खैर, नियम, कायदे, कानून, नीतियां, इन सभी की तिलांजलि देते हुए वेणुगोपाल के वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपयों का लोन इन 2 वर्षों में दे दिया गया। आगे जाकर ये सारे लोन डूब भी गए, यानी एनपीए हो गए। अब जब लोन मिल ही गए थे तो अब वेणुगोपाल को भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो उन्होंने दीपक कोचर की एक कंपनी जिसका नाम था न्यू पावर रिन्यूएबल पावर लिमिटेड, तो दीपक कोचर के इस कंपनी को वेणुगोपाल ने 69 करोड़ रुपए दे दिए। अब इस 69 करोड़ रुपए देने में भी उन्होंने एक चालाकी बरतने की कोशिश की। ये रुपए भी उन्होंने सीधा वीडियोकॉन के खाते से ना दे करके अपनी एक दूसरी कंपनी सुप्रीम पावर एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से दिया। अब सोचिए, पर्दे के पीछे जब ये सब खेल चल रहा था तो उसी समय 2011 में चंदा कोचर को भारत सरकार से पद्म भूषण का सम्मान भी मिला। खैर, अब आते हैं मार्च 2016 में। तो एक थे डॉक्टर अरविंद गुप्ता, अर्थशास्त्र में पीएचडी हैं और इस तरह के घोटालों का पर्दाफाश करते हैं। तो मार्च 2016 में 6 जगहों पर उन्होंने ये शिकायत की कि चंदा कोचर की देखरेख में आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन के बीच भ्रष्टाचार और लेन देन चल रहा है। ये 6 जगह कौन से थे? तो आरबीआई, सेबी, ईडी, सीबीआई और एसएफआईओ यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। प्रधानमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा और अपने ब्लॉग में भी यह सब कुछ उन्होंने खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लेन देन, भ्रष्टाचार सब कुछ चल रहा है। कुछ हुआ नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी आरबीआई ने कुछ थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन उसने भी कहा कि कोई प्रमाण नहीं है। तब कहते हैं कि डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने मीडिया का भी दरवाजा खटखटाया, किंतु ऐसा लोगों का कहना है कि मीडिया को उस समय आईसीआईसीआई बैंक से इतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स मिलते थे कि वो भी चुप रह गई। अब ऐसा लोगों का कहना है, लोग ऐसा कहते हैं, लिखते हैं।
अब 2 साल बीत गए। 2018 में एक विसिल ब्लोअर यानी वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार की बात बिना खुद सामने आए हुए ऊपर में बता देता है, तो इस अज्ञात व्यक्ति ने 2018 के मार्च में यह बात खोल दी कि घोटाले हो रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल के बीच। अब आनन फानन में आईसीआईसीआई बैंक ने एक आंतरिक जांच बिठाई और चंदा कोचर को क्लीन चिट भी दे दिया। किंतु यहां पर एक बात बिगड़ गई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने यह बात उछाल दी। अब 31 मार्च को, हम 2018 की बात कर रहे हैं, तो 31 मार्च को सीबीआई ने यह केस अपने हाथ में ले लिया। पूछताछ के लिए उसने चंदा के पति दीपक कोचर को तथा उनके भाई, यानी दीपक कोचर के भाई राजीव कोचर उनका नाम था, उनको भी सीबीआई ले गई पूछताछ के लिए, किंतु गिरफ्तार नहीं किया। अब मामला बढ़ता ही जा रहा था, तो देखते ही देखते अप्रैल 2018 में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एसएफआईओ ने भी अपनी जांच अलग से शुरू कर दी। मई में सेबी ने भी एक कारण बताओ नोटिस चंदा कोचर को भेज दिया। अब तब मई 2018 में आईसीआईसीआई बैंक को मजबूरन एक जांच कमेटी बनानी पड़ी। जून में बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण को उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। अब सीबीआई और एसएफआईओ ने भी जांच शुरू की और श्रीकृष्ण कमेटी ने भी जांच शुरू कर दी। तो जून 2018 में चंदा कोचर लंबी छुट्टी पर चली गई। अक्टूबर 2018 में चंदा कोचर ने समय से पहले ही रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त किया। अब यहां पर लोगों को लगने लगा कि चंदा भी अब ये समझ गई है कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है, उनके भ्रष्टाचार का खेल अब खत्म हो चुका है। खैर, आईसीआईसीआई बैंक ने उनका यह आवेदन रिटायरमेंट वाला स्वीकार कर लिया। अब आ जाता है वर्ष 2019। तो 24 जनवरी 2019 को सीबीआई जो जांच पड़ताल तो कर ही रही थी, तो अब सीबीआई ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल, इन सब पर एफआईआर दर्ज कर दिया। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, हेराफेरी आदि आदि के आरोप लगाए और कहा कि 1750 करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचाया है आईसीआईसीआई बैंक को इन तीनों ने मिलकर। अब 24 जनवरी को सीबीआई ने एफआईआर किया और 30 जनवरी 2019 को श्रीकृष्ण कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने चंदा कोचर के सारे काले कारनामों का खुलासा कर दिया। अब आईसीआईसीआई बैंक के सामने कोई रास्ता नहीं था और तब बैंक ने तुरंत ये घोषणा की कि चंदा कोचर को जो 2009 से 18 तक बोनस मिले थे वे उन्हें वापस कर दें। और देखते ही देखते फरवरी 2019 में बैंक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और यह भी कहा कि 2018 में चंदा कोचर ने जो रिटायरमेंट लिया था, समय से पहले ही जो सेवानिवृत्ति ली थी, उसे भी चंदा कोचर का इस्तीफा नहीं माना जाए बल्कि उन्हें बर्खास्त किया गया माना जाए उस समय से ही। यानी 25 सालों में चंदा कोचर जमीन से आसमान पर पहुंची थी और 10 सालों में ही गर्त में आ गई। फरवरी 2019 में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। 2019 के अंत में चंदा कोचर बॉम्बे हाई कोर्ट में चली गई अपने टर्मिनेशन के खिलाफ, यानी बैंक ने जो इन्हें नौकरी से निकाल दिया था उसके खिलाफ। अब हम आ जाते हैं वर्ष 2020 में। तो 10 जनवरी 2020 को ईडी ने कोचर दंपत्ति की संपत्तियों को जब्त कर लिया। करोड़ों की संपत्ति थी। उसी जनवरी में आईसीआईसीआई बैंक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिकवरी की रिट याचिका भी दायर की। उसमें बैंक ने यह मांग की कि चंदा कोचर से 12 करोड़ रुपए वसूल किए जाएं, जो बोनस वगैरह के पैसे थे। अब मार्च 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया। वही याचिका जिसमें चंदा कोचर ने कहा था कि बैंक उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती या उन्हें बैंक से निकाला जाना गैर कानूनी है। अब हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ चंदा कोचर सुप्रीम कोर्ट भी गई, किंतु वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
अब 7 सितंबर 2020 को ईडी ने दीपक कोचर को गिरफ्तार भी कर लिया। बाद में वो बेल पे फिर बाहर भी आए। अब आ गया 2021। अब इन सब के खिलाफ कई एजेंसियां जांच पड़ताल तो कर ही रही थी। फरवरी 2021 में ईडी चंदा को गिरफ्तार कर ही लेती, लेकिन उन्हें पीएमएलए कोर्ट से पहले ही बेल मिल गई थी। खैर, समय बीता, उसके लगभग 2 सालों के बाद अंततः अब हाल ही में यानी दिसंबर 2022 में सीबीआई ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये कहानी थी चंदा आडवाणी की, जो बाद में चंदा कोचर हुई। जोधपुर में जन्मी, जयपुर के एंजेला सोफिया स्कूल में पढ़ी, फिर बाद में मुंबई विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, कॉस्ट अकाउंटेंसी, फिर जमनालाल बजाज से एमबीए किया, बाद में पद्म भूषण, कनाडा के कार्लटन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि, सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब, फोर्ब्स के लिस्ट में, ब्लूमबर्ग के लिस्ट में, फॉर्चून के लिस्ट में, जाने क्या क्या दुनिया भर के खिताब मिले। और इस देश की वो एक बड़ी आदर्श महिला थी और कई लोग उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानते थे। किंतु लालच और भ्रष्टाचार किसी शख्स को कहां से कहां पहुंचा देता है। ये पूरी चर्चा, ये पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले कि हम किसी अगले विषय पर आपसे मिलते हैं, आपका हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार।